नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए स्क्रीन पर क्योंकि खबर बहुत बड़ी है और जरूरी है। स्वागत है हेमंत भाई। कांग्रेस की मीटिंग, सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग 1 घंटे तक चली और इस 1 घंटे की मीटिंग के बाद राहुल गांधी ने तमाम जो आशंका के बादल थे उन सब को दरकिनार करते हुए, सारे बादल छांटते हुए बिल्कुल सीधा और सपाट ऐलान कर दिया है। और इस ऐलान का परिणाम क्या होगा, ये 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सामने आएगा। ऐलान आज हुआ, परिणाम के लिए भी ज्यादा इंतजार नहीं है। जुलाई में ही 20 जुलाई से सत्र शुरू होगा। 19 जुलाई को जो मीटिंग मोदी ने कॉल की है, उस मीटिंग में इस ऐलान का असर देखा जा सकता है। वो असर कैसे होगा? 2 स्तर पर असर देखा जा सकता है। या तो मोदी सरकार बैकफुट पर जाए और नहीं तो 3 दिन में चक्रव्यूह में कई और को अभिमन्यु बना दे। ममता की गति को कई लोग प्राप्त हो जाए, उद्धव की गति को कई लोग प्राप्त हो जाए। ये दो रास्ते 3 दिन में खुलते हैं। आज मैं नंबर्स भी आपके सामने खोलूंगा। ये नंबर्स बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज मैं आपको, सॉरी क्षमा कीजिएगा, पहले बता दूं, आज मैं आपको गोदी मीडिया के नंबर्स बताऊंगा जो गोदी मीडिया जोड़ रही है। गोदी मीडिया के नंबर्स जोड़ूंगा मैं, और फिर भी अगर शॉर्ट रह जाए, कम रह जाए 6 सांसद, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताओ? हम तो एक बढ़ा नहीं सकते ना घटा सकते हैं। तो मैं गोदी मीडिया के नंबर्स आपके सामने रखूंगा। उन नंबर्स में भी 6 माइनस, यानी बिरला के सामने मोदी फिर हारेंगे, ऐसे आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि इस चर्चा से इतर और कैमरे से इतर मैं यही आजकल बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ करके इस मानसून सत्र में इस लोकतंत्र पर ताला लगा देंगे, जुगाड़ कर लेंगे। चाहे किसी भी सांसद को घर बिठाना पड़े, पार्टी को घर बिठाना पड़े, या फिर जितनी अभी विपक्ष में तबाही मचाई है इससे ज्यादा तबाही मचानी पड़े। लेकिन फिर भी हम तो अभी फिलहाल नंबर्स की ही, जब हम कैमरे पर बात कर रहे हैं तो हम नंबर्स की ही बात करेंगे। जो नंबर सामने हैं या जो हो सकता है उसकी बात करेंगे। 2 किरदारों पर नजर रखनी होगी हमें, आपको। हम आप भले नजर रखें, लेकिन राहुल गांधी को 2 किरदारों पर नजर रखनी होगी। मैं अक्सर कहता हूं हम आप नजर रखें, लेकिन हमारे और आपके नजर रखने से यहां काम नहीं बनने वाला है। यहां राहुल को नजर रखनी होगी, और सिर्फ नजर नहीं रखनी होगी, उनकी नजरें इनायत इंडिया गठबंधन पर करवानी होगी और मोदी से उनकी नजरें फिरवानी पड़ेंगी। यही तो किरदार हैं जो बाजी पलटेंगे। 6 का नंबर जो है, 6 सांसद वाला, उसको तो आप एक साइड अभी रखिएगा, लेकिन ये 2 किरदार मोदी के उस मिशन को पूरा कर सकते हैं जो भारत में लोकतंत्र की खात्मे का ऐलान कर देगा। उस मिशन को रोक सकते हैं। ये दोनों किरदार हैं, शरद पवार और स्टालिन। बाकी और किसी की हम बात नहीं करेंगे। ममता बनर्जी के हाथ में अब उतनी कुछ ताकत बची नहीं है कि ममता बनर्जी कुछ कर पाए। इन दोनों के हाथ में अभी बहुत कुछ है, और खासकर इसमें भी मैं कहूं, खासकर स्टालिन। शरद पवार अगर मान लिया अपने स्वाभाविक जो उनका नेचुरल, देखो शरद पवार के स्वभाव में है ये उछल कूद, धोखेबाजी, ये सब शरद पवार के स्वभाव में है। तो शरद पवार अगर चले भी जाएं तो भी स्टालिन वो किरदार है जो मोदी को फिर से लोकसभा में परास्त कर सकते हैं। लेकिन स्टालिन भी राहुल से नाराज है, कांग्रेस से नाराज है। खेल बहुत उलझा हुआ सा है। तो आज मीटिंग में क्या क्या हुआ है, अंदर मीटिंग के भीतर की खबर सब हेमंत भाई लेके आए हैं। मैं आपको ज्यादा नहीं, 2 हेडलाइन दिखा दूं और सुनवा दूं मीटिंग के फैसले। जो राहुल का ऐलान है उसको बाहर कांग्रेस ने क्या बताया ब्रीफिंग करके, उनकी जुबानी। हेडलाइन लाओ भैया, हेडलाइन लाओ। बीजेपी चालाकी से, अब चालाकी से मतलब बिल पास करवाने का, संविधान संशोधन परिसीमन बिल का विरोध करेगी कांग्रेस। 1 घंटे की मीटिंग के बाद ऐलान। आगे चलिए।
कांग्रेस टू स्ट्रांगली अपोज डिलिमिटेशन बिल इन मानसून सेशन। आगे चलिए, अब जरा आप सुनवा दीजिए, जयराम रमेश ने ऑफिशियल ब्रीफिंग की अंदर की मीटिंग के बाद। तो 2-3 क्लिप है, सुनना जरूरी है, सुनवाइए। ये चाहते थे 2024 के चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया था, जनता ने उनको ठुकराया, 240 सीटें मिली और अब 2/3 बहुमत की खोज में है। ये जनादेश का अपमान है, संविधान का अपमान है। इसके अलावा कुछ मुद्दे भी थे हमारे ओर से जो हम मुद्दे उठाएंगे। चंदा चोरी, आस्था धोखा, भगवान श्री राम मंदिर को लेकर जो खुलासे हुए हैं, रोज नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। बीजेपी आरएसएस द्वारा जो किया गया, जो चंदा चोरी, आस्था धोखा का कांड रचा गया है अयोध्या में, वो मुद्दा जरूर हम उठाएंगे और भी विपक्ष की पार्टियां उठाएंगी। नीट का मुद्दा है, परीक्षा प्रणाली को लेकर, शिक्षा प्रणाली को लेकर। कल राहुल जी देहरादून में छात्रों की गूंज की दूसरी जो पब्लिक मीटिंग है, इंटरैक्शन है, छात्रों के साथ संपर्क में रहेंगे, बातचीत होगी। कल देहरादून में पेपर लीक, पहले आपको याद होगा 17 जून को कोटा में हुआ था, और उसी श्रृंखला में कल छात्रों की गूंज की रैली आयोजित की गई है देहरादून में। तो ये दूसरा मुद्दा है। तीसरा, आप जानते हैं E20 घोटाला, जिसमें कई बीजेपी के वरिष्ठ नेता और उनके सुपुत्र भी शामिल हैं। तो E20 घोटाले पर हम चर्चा जरूर मांगेंगे। और भी ऐसे मुद्दे हैं विपक्ष की ओर से, विदेश नीति को लेकर जो नई चुनौतियां खड़ी हुई हैं, चीन से हमारे संबंध, अमेरिका से हमारे संबंध, पश्चिमी एशिया से पिछले 1-2 महीने में जो देखने को मिला है, पश्चिमी एशिया में जो स्थिति है बिगड़ रही है, और पाकिस्तान का जो एक नई भूमिका उभर कर आई है अमेरिका के मदद से, वो हमारे विदेश नीति के लिए ज़रूर एक बड़ा धक्का है और उस पर चर्चा होने की ज़रूरत है पार्लियामेंट के अंदर। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, और भी मुद्दे हैं, हम उठाएंगे। एक क्लिप और 2 हो जाए तब चलते हैं हेमंत भाई के पास। एक क्लिप और है। हमने पहले भी कहा है 16 और 17 अप्रैल को कि मौजूदा लोकसभा के संख्या में 1/3 महिलाओं को आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में प्रावधान किया गया है। 1/3 बहुमत, 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में अगर 1/3 आप निकालेंगे तो 181 हुए। तो वो महिला आरक्षण का प्रावधान कीजिए, हम आपका पूरा समर्थन देंगे। पर ये जो परिसीमन विधेयक पेश किया गया था, हालांकि इसको कहा गया ये महिला आरक्षण अधिनियम है होगा, पर महिला आरक्षण के नाम पर खतरनाक परिसीमन विधेयक लाया गया। पूरी एकता और एकजुटता से विपक्ष ने इसका विरोध किया। ये बात सही है कि 17 अप्रैल के बाद गृह मंत्री ने 1-2 विपक्ष पार्टियों को तोड़ा है। ये संविधान का अपमान है। ये चालाकी से 2/3 बहुमत पाने में ढूंढने में लगे हुए हैं। ये चालाकी से और पार्टियों को तोड़ के 2/3 बहुमत पाना, ये संविधान का अपमान है।
ये एक कलंकित 2/3 बहुमत होगा। हालांकि इनको 2/3 बहुमत लोकसभा में मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हम विपक्ष पार्टियों के साथ संपर्क में हैं, राहुल जी संपर्क में हैं, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी भी संपर्क में हैं, सभी पार्टियों से जिन्होंने 16 और 17 अप्रैल को परिसीमन विधेयक का पूरा विरोध किया था। सबके संपर्क में है, ये सुन करके ठीक लगा, लेकिन सबके संपर्क में। लेकिन एक बात निकला जयराम रमेश के जुबान से कि अगर ये 2/3 बहुमत होगा तो ये कलंकित बहुमत होगा। यानी कहीं न कहीं कांग्रेस के भी इस बात को ध्यान रखिए कि कहीं न कहीं ये 2/3 बहुमत बिना पूरा किए दोबारा हारने के लिए नहीं आएंगे। अगर बिल आता है तो आप मान लीजिए वो पास होगा कैसे भी हो, वो सदन में कांग्रेस के रहते हुए हो या ना रहते हुए। मैं कह रहा था कि ये मैं कैमरे पर नहीं ये बात बोलता, लेकिन फिर भी मजबूरी में बोल गया, वो नहीं रोक पाता हूं। ये कांग्रेस रहे सदन में या कांग्रेस ना रहे, ये भी हो सकता है कि कांग्रेस रहे ना, कांग्रेस को ही बाहर कर दिया जाए, कांग्रेस के सांसदों को निलंबित कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। फिर अब मैं हेमंत भाई के पास चल रहा हूँ। हेमंत भाई, क्या हुआ 1 घंटे की मीटिंग में? क्या क्या किसने क्या विचार रखे, क्या आइडियाज रखे? और उसके साथ ही साथ, मतलब मैं लंबा सवाल इस जवाब को चाह रहा हूँ पूरा, ये सबके साथ संपर्क में है। शरद पवार के साथ संपर्क में कैसे हैं और स्टालिन के साथ कैसे हैं, सबको छोड़ दीजिए आप। सुप्रिया सुले बता रही हैं कि कुछ शर्तों के आधार पर हम दे देंगे, अगर सभी पूरे देश में 50% हर राज्य में बढ़ा दिया जाए तो हम दे देंगे। स्टालिन कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टालिन की खामोशी ही संदेह पैदा करती है, क्योंकि स्टालिन खामोश रहने वाले नहीं हैं, स्टालिन मुखर विरोध करने वाले हैं। और जो मुख्य विरोधी है, अगर वो खामोश है तो वो भी डराता है। क्या हुआ 1 घंटे में, क्या हुआ और कहां कहां संपर्क है राहुल का अखिलेश तो मल्लिकार्जुन खड़गे? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। हम लगातार ये बात कहते आए हैं 17 अप्रैल से लेकर के अब तक कि अगले सेशन के दौरान ये दोबारा डेस्परेट अटेम्प्ट करेंगे परिसीमन के लिए, और वो इस देश के लोकतंत्र में अस्तित्व में रहेगा या नहीं रहेगा, वो एक निर्णायक पल है और वो होने जा रहा है, ये मान करके चलिए। जिस तरीके की चुप्पी साधी गई, आपने कहा मीटिंग 1.5 घंटे की मीटिंग हुई, सोनिया जी के आवास पर हुई, और उसमें जो 2 पार्ट होते हैं, एक सीपीपी होती है पूरी कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी, एक उसका स्ट्रेटेजी ग्रुप होता है। तो आज जो मीटिंग थी जिसमें मुख्य रणनीतिकार होते हैं दोनों हाउसेस के, लोकसभा के भी राज्यसभा के, तो लोकसभा में भी विपक्ष के नेता और राज्यसभा में विपक्ष के नेता, खड़गे साहब और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और सारे के सारे नेता जो टॉप लाइन के थे, शैलजा और ये सारे लोग थे वहां पर, करीब करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। उस मीटिंग के अंदर एक सूत्री कार्यक्रम ये तय हुआ कि किसी भी सूरत के अंदर ये जो परिसीमन महिला आरक्षण की आड़ में लाने का खेल है, इसको तो किसी कीमत पर होने नहीं देना, इसके लिए चाहे जो करना पड़े। और चाहे जो का मतलब समझिएगा क्या है कि चाहे शरद पवार से बात करनी पड़े, चाहे अपना जैसे आपने कहा डीएमके से बात करनी चाहिए, किसी से बात करनी पड़े। जो आपने कहा कि परिस्थिति बिल्कुल साफ है, इस पे किसी को कंफ्यूजन नहीं, कम से कम मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और उस मीटिंग के तत्काल बाद आपने ऑब्जर्व किया होगा, खड़गे साहब ने दोबारा चिट्ठी लिख दी है तत्काल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री को, वो चिट्ठी भी दिखा दीजिएगा। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते उन्होंने कहा कि मुझे अखबारों से पता लग रहा है कि आप दोबारा से परिसीमन बिल लाने वाले। इस बारे में मैंने पहले भी कई बार चिट्ठी लिखी संसदीय कार्य मंत्री को कि भाई ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली जाए परिसीमन को लेकर के, लेकिन आपने कभी नहीं बुलाई। तो मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं कि आप इस मीटिंग को बुलाएं, ऑल पार्टी मीटिंग को, और उसके बाद ही कुछ किया जाए। जो अगर कोट एंड कोट आप कहें तो मैं बता देता हूं, वो खड़गे साहब कह रहे हैं, ये उस मीटिंग के बाद कहा, भी कोई आधा घंटा पहले चिट्ठी लिखी। खड़गे साहब कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, मार्च और अप्रैल 2026 के दौरान मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री को लगातार पत्र लिखकर अनुरोध करता रहा कि केंद्र सरकार परिसीमन आदि से संबंधित अपने प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए। दुर्भाग्यवश इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में आवश्यक 2/3 बहुमत प्राप्त नहीं हो सका और यह स्पष्ट अंतर से असफल रहा। मैं मीडिया रिपोर्टों में पढ़ रहा हूं कि केंद्र सरकार अब आगामी संसद के मानसून सत्र के दौरान संशोधित संविधान
131वां संशोधन विधेयक 2026 को पुनः प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखती है। मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करता हूं कि सरकार के परिसीमन आदि संबंधी संशोधित प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाए तथा उन्हें संसद में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व हमें उनका विस्तार से अध्ययन करने के लिए पर्याप्त समय प्रदान करें। धन्यवाद। ये खड़गे साहब ने चिट्ठी लिखी है आपसे कोई आधा घंटा पहले। तो चिट्ठी विट्ठी पढ़ने का और जवाब देने का तो कोई परंपरा यहाँ पर भाजपा में है नहीं, ना कोई पढ़ता है। संसदीय कार्य मंत्री को विपक्ष का नेता राज्यसभा में 3 बार चिट्ठी लिखी और वो जवाब ना दे तो आप समझ लीजिए कितनी कर्टसी बची हुई है सरकार के अंदर। दूसरी इंटरेस्टिंग बात सुनिए, संविधान संशोधन विधेयक आपको लाना है तो आपको उसका ड्राफ्ट शेयर करने में क्या दिक्कत है? केवल 4 दिन बचे हैं। अगर देश में लोकतंत्र है और आप कोई संविधान संशोधन लाना चाह रहे हैं तो क्या पूरे विपक्ष को उसको पढ़ने का समय नहीं मिलना चाहिए? भाजपा ही तो नहीं पढ़ते, ये ठीक बात है, लेकिन और तो कोई पढ़ने की चाह रख सकता है ना, उसके ऊपर तैयारी कर सकता है। जब आपके हाथ में मैं कोई कागज ही नहीं दूंगा क्या कानून है, आप क्या बहस कर लेंगे उसमें, बताइए आप। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, 12 साल से ये स्थापित परंपरा हो गई है। आज एक जयराम रमेश ने बड़ी अच्छी बात कही ब्रीफिंग में, वो अब मिस कर गए हम। उन्होंने कहा कि जैसे परसों ऑल पार्टी मीटिंग होनी, वो संसद सत्र को लेकर के मीटिंग होती है, वो एक औपचारिकता है, उसमें कुछ नहीं। मोदी जी तो कभी आए नहीं आज तक। तो ये उन्होंने कहा कि साहब इस मीटिंग में 41 आदमी होते हैं, 35 आदमी विपक्ष के जो बोलते रहते, 4 आदमी सरकार के जो नोट करते रहते हैं कहने को, और जिन 2 को फैसला करना होता है वो होते ही नहीं वहां पे। तो ये लोकतंत्र है, जिन 2 को फैसला करना ना वो होते हैं और ना वो बताते हैं। आपको याद होगा धारा 370 हटाने वाला मामला भी कैसे आया था। मुझे तो सतपाल मलिक ने फर्स्ट पर्सन में बताया था, जब मैं उनका इंटरव्यू करने गया पुलवामा के बाद, मुझे फर्स्ट पर्सन में उन्होंने बताया था। आपको तो उसकी रिकॉर्डिंग भेज सकता हूं, ऑडियो रिकॉर्डिंग। मैंने उनसे पूछा कि सर ये ऑल ऑफ ए सडन कैसे हुआ? तो कहा कि सुबह मुझे 9 बजे संदेश आया गृह मंत्री का कि अपनी जो गवर्नर काउंसिल है उससे, क्योंकि विधानसभा तो भंग कर रखी थी, गवर्नर काउंसिल से वो प्रस्ताव भिजवा दीजिए और मुझे 11 बजे पेश करना है और ड्राफ्ट में भेज रहा हूं आपको। कोट एंड कोट जो मैं बोल रहा हूं दिवंगत सतपाल मलिक का। तो बोला मैंने वो नोट भिजवाया, उन्होंने मुझे नोट भिजवाया, मैंने उसको अप्रूव करा के भेज दिया। उनका आया कि नहीं इसमें ये और जुड़वा दीजिए रिवाइज्ड, हमने वो भिजवा दिया और 11 बजे पेश हो गया। तो ऐसे यहां पर 370 जैसे कानूनों को खत्म करने का प्लान बनता है। मतलब आपने 9 बजे से 11 बजे के बीच में कोई क्या ही पढ़ लेगा उसको, कैसे पढ़ेगा? और कल शाम तक पास करना है, बात खत्म। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने जान के दिया। तो यहां पर अब क्या है कि परसों मीटिंग होगी, उसमें कुछ नहीं, अभी तक एजेंडा नहीं आया है, परसों की मीटिंग में बता दिया जाएगा कुछ 2, 3, 4, और जो असली खेल होगा वो कभी नहीं बताया जाएगा। आपको याद है ना पिछली बार क्या हुआ था कि इंडिया का नाम भारत करने का गेम, और सारे पोमेरियन चले पड़े थे उस काम पे। वो कहीं कोई चर्चा में नहीं था, लेकिन सारे देश का जो ये पोमेरियन आपके जिनका आप बार बार जिक्र करते हो, ये पोमेरियन उस मूड को टेस्ट करते हैं कि इंजेक्शन लग जाएगा नहीं लग जाएगा, झेलने को तैयार है या नहीं। माहौल बनाएंगे किसी और चीज का और लाएंगे कोई और चीज। तो अगर इनको 131वां संशोधन विधेयक वापस लाना है तो ये परसों की मीटिंग में चर्चा नहीं होगी, ये आप लिख के रख लीजिए। ये एन वक्त पे ऐसा आएगा जब पूरा संसद का माहौल खराब कर दिया जाएगा, जब तक कोई सस्पेंड हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, और जब संख्या अपने माकूल हो जाएगी उसको धीरे से प्रेजेंट कर दे, जो मेरी आशंका है। और ये होगा, यही होगा। आपने कहा बिल संख्या आज की तारीख में आशीष भाई 332 है, आज की तारीख। हाँ, कमी है आज की तारीख में 324 + 8 शरद पवार के भी दे दो आप तो भी 332, 29 कम है, 29। इनको 29 सांसदों को एब्सटेन कराना इनके लिए कितनी बड़ी बात है? आपको क्या लगता है? 28 में से 20 को तोड़ सकते हैं। 8 के 8 शरद पवार की, जिसकी पूरी सोकाल्ड राजनीति भाजपा के विरोध पे रही है। और अभी अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, मैंने एक इस्तीफा भेजा है आपको, आप दिखा दीजिएगा दर्शकों को, अभी अभी भेजा है मैंने, तृणमूल की एक और सांसद रुक्मिणी मलिक। ये इस्तीफे वैसे नहीं है आशीष भाई, दीज आर विद ए पर्पस। ये सिलसिला चल रहा है। हो सकता है इसको तृणमूल जैसे बाकी 3 को लाए, इसको वापस ले आएंगे, लेकिन अब तो टाइम बचेगा नहीं, 3 दिन में चुनाव होगा नहीं कहने को औपचारिक। तो अभी भी ये उस कार्यक्रम पे लगे हुए हैं संख्या बल को मैनेज करने में। पिछली चर्चा में हमने कहा था कि राज्यसभा में भी सांसदों की कमी पड़ेगी अगर 2/3 की बात करें तो, उस समय 9 की कमी थी।
तो एब्सटेन कराना हो, सस्पेंड कराना हो, अपनी तरफ लाना हो, एजेंसियों का भूत दिखाना हो, सर्व सुविधा संपन्न मोदी सरकार है। केवल एक लाइन की बात यह कि अगर ये संसद के अंदर इस बार परिसीमन बिल आए तो मान करके चलिएगा लोकतंत्र का समापन तय है। और इसकी ये तैयारी पूरी कर चुके हैं। मीटिंग के अंदर इस पर भी चर्चा हुई। दूसरा आपको बता दूं, एफसीआरए पे चर्चा हुई। बताया तो किसी को है नहीं कि एजेंडा क्या है। तो एफसीआरए पे भी चर्चा हुई और ये तय हुआ कि एफसीआरए का भी हम खुलकर विरोध करेंगे। पिछली बार भी विरोध किया था तो विड्रॉ कर लिया था। ऐसे ही आपको याद होगा मनमोहन सिंह जी के टाइम में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था, खाद्य सुरक्षा हाँ, 2013। हाँ, उसमें भी संशोधन का प्रस्ताव की बात, सारी हवा हवाई है। ग्राउंड पे कब आएगा? जब आपके सामने एजेंडा आ जाएगा। एजेंडा भाई देते ही नहीं किसी को। हाउस देखो, शुरू हो दो जाता की है तो सबसे ज्यादा चर्चा मैं हेमंत भाई क्लियर करूं, 131वां संविधान संशोधन जिसकी तो हम आप चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ साथ 130वां संविधान संशोधन भी आएगा। वो भी बचा हुआ है, जो जेपीसी के पास गया हुआ था, 30 दिन वाला। 30 दिन कोई भी सीएम, कोई मंत्री, उसी में है, प्रधानमंत्री, वो है वो। 130वां और 131वां दोनों आएगा हाँ, एक साथ। मतलब कहीं से भी मान लिया कि कोई एक आध आदमी ऐसा हो, या केरल जैसे राज्य या तमिलनाडु जैसा राज्य, जो किसी भी परिस्थिति में पतली गली से निकल जाए इनके पकड़ से, मुट्ठी से, तो उस राज्य पर भी इनका दखल रहे कि भाई साहब कहीं 30 दिन के लिए जेल न जाना पड़े, भाई साहब सरेंडर रहो। क्योंकि 30 दिन के जेल जाने के लिए आपको किसी अपराध की जरूरत नहीं है, किसी भी नहीं। एफिडेविट पर आप 30 दिन जेल चले जाओगे भाई। एफिडेविट पर ही तो गए थे। एफिडेविट पर हेमंत सोरेन, एफिडेविट पर अरविंद केजरीवाल। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्राइम कमिट करना पड़ेगा 30 दिन के लिए जेल के लिए। आप 6 महीना एफिडेविट में पड़े रहोगे। कोर्ट कहेगी क्या है, कहोगे, बोलेगी ईडी की एफिडेविट दिया है इनके खिलाफ कि इन्होंने किया है 100 करोड़ का घोटाला। कोई भी एफिडेविट उठा के देते। आप जरा नरेंद्र मोदी पे एफिडेविट दे करके कोई करवा लो, कोई एक्शन दे एफिडेविट, जबकि सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी का ही साम्राज्य संदिग्ध नजर आता है। तो ये है जब नंबर की बात 332 की देखो, तो मैं 298 और डे 1 से, हालांकि अच्छी बात है कि कल परसों से 298 पे बाकी लोग गिनने लगे, नहीं तो 293 गिन रहे थे। 298 वाइज पे हमने गिनती शुरू की थी जब हम सबसे पहले इस खबर का एनालिसिस हम लोग शुरू किए, क्योंकि 298 पिछली बार इस संविधान संशोधन बिल के पक्ष में उन्होंने गिरवा लिए थे। 298 वोट गिरवा देते। 298 में 20 आ गए, वो कथित सीजेपीआई जो ममता बनर्जी वाले 20 सांसद। 318 हो गए। 318 में 6 हो गए उद्धव के, ये कई बार हम लोग गिन चुके हैं। 324 हो गए। 324 में वही हम कहे कि शरद पवार और स्टालिन, ये दो किरदारों पे मैं अभी बात करना है उस पे हेमंत भाई। ये इसमें शरद पवार के 8 जो वो इशारा कर रही हैं, तो 8 अगर उनके गए, रोक लिया तो बहुत अच्छी बात है। अगर राहुल गांधी वो सब बात ही कर रहे हैं तो लेकिन अभी वो जाते नजर आ रहे हैं और वो विश्वसनीय किरदार है भी नहीं। तो 332 हो गए। अब 332 में मैंने गोदी मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स देखी, सर्वश्रेष्ठ से लेकर के तमाम के, जिसमें वो 22 डीएमके के भी जोड़ रहे हैं। तो 332 मतलब ये नहीं कि जो है वो सदन से वॉकआउट कर जाएंगे, उपस्थित रहेंगे, ना ना, वो जोड़ रहे हैं। तो 322 और 332 और 22 354 हो गए। तब भी शॉर्ट है। सवाल महत्वपूर्ण है। लॉजिक जब चर्चा आप करिए तो लॉजिक की बात, क्योंकि कहीं पे भी आपको रास्ते में अंधभक्त टकरा सकते हैं और थेथराई कर सकते हैं, तो आप लॉजिक पे रहिए। लॉजिक ये कि अगर आज सुप्रिया सुले या शरद पवार ये कह के उधर जाते हैं कि भाई 50%, मतलब अब किसी राज्य के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, 50% जो है उन्होंने बढ़ा दिया है। याद करिए जब पिछली बहस में अमित शाह ने आखिरी खेल खेलने की कोशिश की थी, कहा था अभी मैं मंगवाऊं, 1 घंटा आप लोग इंतजार करेंगे, अभी मैं मंगवाऊं, 1 घंटा इंतजार करते हैं, अभी मैं चेंज करवा के मंगवाता हूं, आप लोग पास करवाइए। तो क्या था, दोबारा सुन लीजिएगा, वेणुगोपाल ने उसमें खड़े होकर के इंटरवीन किया था और जवाब दिया था कि दोनों करवाओ, दोनों करो। उसमें किस बात पर बहुत जोर से, अब इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस बिल के डायरेक्शन को आप समझिए।
और आप रिकॉर्ड में जाके देख लीजिएगा, अभी बाकी हेमंत भाई भी आएंगे तो उनकी भी याददाश्त में जो है हार्ड डिस्क में वो भी बता देंगे। जब उन्होंने कहा तो वेणुगोपाल ने इंटरव्यू किया, जोर किस पे दे रहे थे? अमित शाह जोर दे रहे थे कि 1 घंटे में मैं चेंज करवा देता हूं बिल में और सभी राज्यों में फ्लैट 50% सीट बढ़वा देंगे। यही जो उस समय अमित शाह ने 1 घंटे में चेंज करने कहा था, आज सुप्रिया सुले उसी पर कह रही है कि हम मतदान कर देंगे। इसका मतलब शरद पवार डन एंड डस्टेड। यस, पिछली बार भी हमने कहा, पिछली बार भी हमने कहा, बिल्कुल। क्योंकि आप तो वही जो अमित शाह ने 17 अप्रैल को कहा वो बता रही हो, मतलब पूरा देश को सब झांसे देने में लगे हैं नेता किसी पार्टी। ठीक है, दूसरे वाले पॉइंट पर क्यों नहीं आते कि आप जो परिसीमन होगा, इस परिसीमन से महिला आरक्षण का नहीं, महिला आरक्षण बिल आज के 543 पे लागू करो। कांग्रेस ने आज भी कहा 181 बैठता है, 33%। आज की लोकसभा की स्ट्रेंथ पर 33% 181 सीट होता है। 181 सीट इसी मानसून सत्र में आप घोषित कर दो कि ये 181 सीट है, 181, इस पे महिला आरक्षण लागू हो गया। वो क्यों नहीं करते? तीसरी बात, तीसरा पॉइंट भी है, ये नेता अपने मंत्री, मतलब अपना जिंदगी गुजर गया 85-86 साल, अब बेटी का काम सेट हो जाए, इन्हें ये नहीं सोचना है कि सबसे ऑब्जेक्शनेबल बतौर एक व्यूअर, एक नागरिक और एक पत्रकार, मुझे लगता है कि इस देश में कोई भी ऐसी कोई कमेटी या आयोग कैसे हो सकता है जो चैलेंजेबल ही ना हो, जिसके डिसीजन को इस देश के जनता की का मंदिर जो संसद है, इस देश में कानून जहां बनते हैं, जहां सही गलत का फैसला होता है, बहस होती है, उस संसद में भी वो चैलेंजेबल नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन, संविधान के मूल ढांचे से कोई खिलवाड़ न करे, ये निगरानी किसकी है, किसकी जिम्मेदारी है? सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भी चैलेंजेबल ना हो, ये मेरे लिए सबसे आपत्तिजनक है। मैं तो ये भी कहता हूं कि तुम 2011 पे ही परिसीमन करवा के महिला आरक्षण दे दो, चलो उतने पे भी आप परिसीमन आप कैसे कर रहे हो, वो आप लाठी जोर पे कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, वो इस क्लॉज में है। मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी शायद इतना इस पर जोर नहीं दे रही है हेमंत भाई, जितना होना चाहिए कि आप जो परिसीमन आयोग बनाओगे वो न तो उसके फैसले न तो संसद में डिबेटेबल और चैलेंजेबल होंगे, न सुप्रीम कोर्ट में होंगे। मतलब वो किम जोंग का आयोग होगा, वो किम जोंग का आयोग होगा। नरेंद्र मोदी का फैसला आप चैलेंज कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। देखो कितना ये बैकडोर से तानाशाही इतने खतरनाक तरीके से लाई जा रही है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के फैसले को आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, लेकिन परिसीमन आयोग के फैसले को नहीं चैलेंज कर पाओगे, क्योंकि वही परिसीमन आयोग मोदी को मृत्यु पर्यंत प्रधानमंत्री की कुर्सी बिठाएगा, इसलिए नहीं कर पाओगे आप चैलेंज। हेमंत भाई, परिसीमन आयोग के लिए कोई ज्ञानेश गुप्ता टाइप का आइटम मिल गया होगा, उसके बाद आती है चीज कि हाँ ये आ गया, ये है दुर्दांत प्रतिभा, जो जैसे हम कहेंगे वैसे। असम का परिसीमन देख लीजिए ना आप, एक बार अगर जिस लाइन पर ये परिसीमन चाह रहे हैं, इस देश में क्या पहले परिसीमन नहीं हुआ? क्या पहले भी हुआ है? नॉन चैलेंजेबल का क्लॉज लगाने की क्या मतलब है? आपने कहा कि इस पर चर्चा नहीं हो रही। संसद में जब पिछली बार बहस हुई थी, कुछ वक्ताओं ने इसका इशारा किया था, लेकिन मेन फोकस में जो मुख्य जो पॉइंट्स, जो बुलेट्स होते, उसमें आपने बिल्कुल ठीक है, ये मिसिंग था। आशीष भाई, सीधा सीधा सवाल ये, देखिए मैं एक बात पे पहुंच चुका हूं कि आज की तारीख में पूरे का पूरा विपक्ष कंप्लीटली कंप्रोमाइज हो चुका है, जिन भी कारणों से वो सारे देश को पता है। जांच एजेंसियों के एक इशारे पर बंगाल का रिजल्ट आने के कितने घंटे बाद सांसदों के पाला बदलने की बात आती है। अरे चुनाव तो विधानसभा का था, सांसदों का पाला बदलने का कहां से आया? तो आप समझ लीजिए कि ऑपरेशन किस लेवल का था। उसके बाद वो उद्धव ठाकरे के यहां पहुंचा वही ऑपरेशन, अरविंद केजरीवाल के भी यहां पहुंचा, अभी भी जारी है। और अल्टीमेटली ये जो मैंने जो आपको कहा ना कि किसी भी कीमत पर ये इसी सेशन में पास कराना चाहेंगे, तब तो इन्होंने ये टेस्ट किया था केवल बंगाल में बहाना बनाने के लिए, टीवी पर आकर के महिला आरक्षण का प्रेम दिखाने के लिए। हकीकत वो है जो इस बार लाई गई।
पूरी की पूरी तैयारी है, चाहे किसी को सस्पेंड करना पड़े, चाहे किसी को एब्सटेन कराना पड़े, चाहे जो कराना पड़े, इनको फर्क नहीं पड़ता। और झूठ बोलने में पारंगत है। आपको पता है ना, जब राहुल अपने क्या नाम फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर के घर में हाउस अरेस्ट कर रखे थे हाँ। और पूरे हाउस में शोर हुआ कि भाई फारूक अब्दुल्ला साहब का वो, तो उसमें क्या नाम होम मिनिस्टर ने ये कहा कि किसी ने उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया। और उसके कुछ घंटों के बाद वो चीख रहे थे वो अपने श्रीनगर के घर में कैमरों के सामने कि मेरे घर के बाहर पुलिस लगा रखी है और मैं बाहर नहीं आ सकता। तो ये किसी भी हद तक जाएंगे आशीष भाई। और जो ये शरद पवार जैसे लोग हैं ना, मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये इस तरह की चीज में जाते हैं उधर, डीएमके का मुझे अभी भी पता नहीं क्यों लगता है कि आखिरी मोमेंट पे अगर उनके साथ बीजेपी का टैग लग गया कहीं, तो वही गत बनेगी जो एआईडीएमके की बननी है। ये ध्यान रखिएगा। बीजेपी का साथ तमिलनाडु और केरल में होने का एक अगर संदेश भी चला गया, तो फिर टीवी के अगली बार 2/3 बहुमत से आएंगे। ये याद रखना मेरी बात। डीएमके का सफाया ही हो जाएगा अगर वो बीजेपी के साथ दिखगी, कम से कम आप इस दूसरा एंगल क्यों नहीं सोचते? आप ठीक बात कर रहे हो, लेकिन आप फिर एक बार एक मतलब प्योर पत्रकारिता वाली बात कर, लेकिन दूसरा एंगल क्यों नहीं समझते कि हम मोदी के साथ आ गए, डिलिमिटेशन तमिलनाडु वाला तुम ही करवा के दे दो, तुम्हें डीएमके की एक कमेटी बना लो तमिलनाडु में अपने हिसाब से कि कहां कहां कैसे कैसे जोड़ा जाए, तो वो करोगे। और फिर जो है डीएमके को भी ऐसा थोड़ा, डीएमके सत्ता में आ जाएगी। अगर अच्छा एक बात बताओ, आप एक बात बताना, बिल्कुल आप छोड़ दो कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या एथिकल है, क्या अनएथिकल है। आप बताओ, अगर नरेंद्र मोदी चाह लेंगे तो क्या डीएमके सत्ता में नहीं आ जाएगी? अगर मोदी चाह लिए तो मोदी के चाहत से तो सूरज पश्चिम से उग सकता। कुछ आज की तारीख में, इसलिए मैंने कहा कि ये जो आपको मैं पिछले 15 दिन से एक ही बात कर रहा हूं कि आशीष भाई, ये जो इस बार का मानसून सत्र है, ये तय कर देगा कि डेमोक्रेसी विल सर्वाइव और इट विल फिनिश। और मुझे पूरी पूरी आशंका है जिस रास्ते पे चले हुए हैं कि डेमोक्रेसी का समापन ये इस सेशन में करके मानेंगे, ऐसा मेरी आशंका है। क्योंकि वो आप जो 1 नेशन 1 इलेक्शन वाली जो बात है ना, वो भी जो जेपीसी बना रखी है, उसका टाइम भी 10 अगस्त तक ही है। तो जब सत्यानाश करना ही है तो सारा एक साथ ही करना चाहेंगे ना, अलग अलग क्यों? परिसीमन भी उसी के अंदर कर देंगे और ये सारी चीजें जो भी ये चाहते हैं वो सारे का सारा एक साथ करना चाहेंगे। क्योंकि एक ही शोर के अंदर महिला आरक्षण के लिफाफे में परिसीमन करने की कोशिश की ना, फिर कर रहे हैं ना, सरेआम पार्टियां तोड़ रहे हैं ना, और जिनके ऊपर फैसले करने का वो है वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। तो आप समझ लीजिए। और एक बात मत भूलिएगा कि जब जहां जहां प्रधानमंत्री जी ने आंसू बहाए हैं, उस चीज का समापन हुआ है। याद रखिएगा ये। भारत की संसद जो पुरानी थी, उसको संग्रहालय ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप और मैं ना समझे तो हमारा कसूर है ना भाई। मोदी तो क्लियर है। संग्रहालय किस चीज का होता है? जो चीज अब अस्तित्व में नहीं। संसद किस चीज का प्रतीक है? लोकतंत्र का। जब हमारे पुराने बिल्डिंग को जब संग्रहालय बना दिया तो इसका लोकतंत्र कहां है फिर? तो अगलों के इरादे क्लियर है। वहां पर मथा झुकाया था, संसद खत्म कर दिया ना संग्रहालय। अडवाणी जी का नाम लेकर के आंसू आए थे, वो कार्यक्रम हो गया। अडवाणी जी बैठे हैं वहां पे अपने, कौन सा है वो, आपने क्या बना रखा है वो अपने, कोई बना रखा है ना, मार्गदर्शक मंडल। हाँ, वो रिटायरमेंट पैकेज। आंसुओं की कहानी पर अगला कार्यक्रम हम लेकर आएंगे। आंसुओं पर ही आज मेरा कार्यक्रम ही अगला आंसुओं के ही इर्द गिर्द है। तो और इस देश के अरमानों जो है, कैसे अरमान आंसुओं में बहेंगे अगले कार्यक्रम में। फिलहाल अभी हमको इजाजत दीजिए, और आप लोग ये जोड़ घटाना ना भी करिए तो ये कम से कम राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये लोग जिम्मेदारी से करें। और अगर रोक सकते हैं तो रोक लें। बाकी मीटिंग में फैसला आपने कर लिया है, आपका फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन आपके फैसले के साथ अब कौन कौन रहता है ये बहुत जरूरी है देखना। वो वक्त गुजर गया जो आपके साथ नहीं है। जो आपके साथ हैं उनका भी पता नहीं कब तक है, और जो साथ नहीं है वो तो दिख ही रहे हैं, चले गए। अभी लोग जोड़ रहे हैं 6-8। मैं फिर कह रहा हूं, अभी जो 8 बचे हैं ममता दीदी के पास, ये जिस हिसाब से, जिस गति से ये जो धरती चलायमान है, उस गति में पता नहीं किधर लुढ़क जाए। हो सकता है धरती थोड़ा बहुत बैलेंस हो तो उसमें से भी 4 और लुढ़क जाए इधर। हाँ, किस पे भरोसा करोगे आप, जब एक से एक जो मतलब जो खून से खून मिला हुआ है, दिल से दिल मिला हुआ है, वो सब चले जा रहे हैं, भरोसा किस पे करोगे भैया? ये तो नरेंद्र मोदी के दौर में वो राजनीति आ गई है, उस दौर की राजनीति हो गई है हेमंत भाई, जिस दौर में अब
मतलब अपने परिवार पर भरोसा नहीं कर सकते, परिवार पर नहीं कर सकते। यही सुदीप बंदोपाध्याय जो गए हैं, उधर व्हिप बनाए गए हैं और लीडर बनी है काकोली, और व्हिप बनाया गया है सुदीप बंदोपाध्याय को। सुदीप बंदोपाध्याय की पत्नी वो ममता बनर्जी के साथ, और सुदीप बंदोपाध्याय ने कहा पाला बदलने के बाद कि मैंने उसको ही बोला था चलो, तो उसने कहा नहीं मैं ममता दीदी के साथ ही रहूंगी, मैं नहीं ऐसा कर सकती। यानी इसका मतलब तुम गद्दार हो, कोई भी नहीं है कहा, और नहीं तो पत्नी वहां पर है कि कुछ और लोगों को भी लाना होगा साथ में। बहुत सारे, अब पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा कर दिया, सही बताऊं आपको, नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया कि लोगों को रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा, राजनीति नहीं रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। ये आदमी ने नहीं तो ऐसा बना दिया इस देश में। नहीं, परिवार के अंदर झगड़ा होने लगा भाई, परिवार बाप बेटे का झगड़ा होने लग गया। एक हाँ। भगत है, एक अंध भगत है, एक नहीं है। हर घर के अंदर कहानी यहां तक पहुंचा दी। ये तो काम इनको ही आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता इनको। तो इस पे चौंकने की जरूरत नहीं, अभी तो बहुत कुछ हो रहा है। आज एक साथी ने सुबह मुझे कहा कि इस देश का नैरेटिव इतने गर्त में चला गया है। मैंने कहा अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हाँ 2 साल और देखिए, अभी 2 साल और देखिए। जो इनका चाल चरित्र चेहरा है वो इसको घर घर पहुंचा के छोड़ेंगे, मान करके चलिए। चलिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।